हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? जैव अणु, जो न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 10 है। चलिए, आज का टॉपिक है बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण, साथ में रेशेदार प्रोटीन किसे कहते हैं, गोलिकाकार प्रोटीन किसे कहते हैं, और बच्चों जैसे जल अपघटन के आधार पर इसका वर्गीकरण, प्रोटीन के कार्य, सब कुछ यहां पर हम क्लियर करेंगे। और एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है प्रोटीन का विकृतीकरण। मतलब आज के इस लेक्चर में आप लोग कई सारे प्रश्न पढ़ने वाले हैं प्रोटीन से संबंधित। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के कार्य लिखिए। पहला प्रश्न लिख लिए। दूसरा प्रश्न लिखिए बच्चों आप लोग, फाइब्रस प्रोटीन या रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर। यह प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, नोट करिए। दो प्रश्न हो गए। प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के कार्य, ठीक है। और बच्चों आपका दूसरा प्रश्न हो गया रेशेदार प्रोटीन या गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर। तीसरा प्रश्न लिखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए, इसे आप लोग लिख लिए, प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। अब बढ़िया आता है एक क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। भाई टाइप बहुत है ना इसके, कि किन्हीं 4 प्रोटीन्स का नाम लिखिए, जैसे पेप्सिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, एंजाइम हो गया, एल्बुमिन हो गया, रक्त प्रोटीन हो गया, और इसका कार्य लिखिए। इतना आप लोग, या किन्हीं 4 प्रोटीन का नाम लिखते हुए इसके कार्य। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि लास्ट में बच्चा यही कमेंट करता है कि सर प्रश्न बताइए, इस चैप्टर से कैसे प्रश्न आते हैं। जो हर लेक्चर को देखता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, इसके पहले भी हमने इस चैप्टर के कुछ वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। हर साल हम आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना के देते हैं कि केमिस्ट्री का 2024 के लिए ये प्लेलिस्ट है। जो बच्चा बेहतर रूप से पढ़ता है उसे लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रोटीन है क्या? हमारे शरीर का एक प्रमुख भाग। हमारा शरीर बना हुआ बच्चों विभिन्न भागों से मिलकर, जैसे वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जल तो रहता ही है, उसी प्रकार से प्रोटीन भी है, एंजाइम है। तो प्रोटीन हमारे शरीर में एक जटिल यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। चाहे जंतुओं की बात करें, चाहे पौधों की बात करें, प्रोटीन के बिना किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं होता है। अभी थोड़ा सा सामान्य जानकारी समझ लीजिए, क्योंकि यदि हम जंतु, हमारा शरीर मान लीजिए 60 किलो का है बच्चों, तो लगभग 20% हमारे इसमें प्रोटीन है। जंतु शरीर जो होता है, जैसे हमारे अपने की बात कर ले, जैसे किसी जानवर की बात कर लो, चाहे किसी मतलब गाय भैंस बकरी, किसी का भी बात कर लो बच्चों, पक्षियों की बात कर लो, इनमें जो होता है लगभग 19% प्रोटीन होता है हमारे शरीर का टोटल। जैसे 60% पानी है, उसी प्रकार से 19% सीधा सीधा प्रोटीन पाया जाता है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रोटीन के बिना जीवित रहना संभव नहीं होता। जैसे बच्चों, जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसे कहा जाता है कि बेटा तुम दाल का पानी पियो। दाल का पानी, क्योंकि वो बीमार व्यक्ति खाना खा नहीं पाता है, लेकिन उसे दाल का पानी पीने के लिए क्यों सजेशन दिया जाता है? क्योंकि इसमें जो जितना वजन होता है भाई दाल, उसमें लगभग 20% उसमें प्रोटीन पाया जाता है। जैसे गेहूं की रोटी आप खाओगे तो उसमें 14% है प्रोटीन। चावल खाओगे उसमें 6.8% प्रोटीन। बताओ, चावल और गेहूं दोनों में से किस में प्रोटीन है? गेहूं में। उससे भी ज्यादा चना के दाल में, उससे भी ज्यादा उड़द के दाल में 24%। चना का दाल आपका 20% देता है बच्चों। और अरहर और जो मूंग का दाल होता है ना, ये जो अरहर का दाल में 22%। सबसे ज्यादा मूंग दाल बोलते हैं, चाहे आप उड़द का दाल खाओ चाहे आप मूंग का दाल खाओ, इनमें 24% लगभग प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन की बड़ी तो सबसे फेवरेट है हमारी, आप लोगों की भी होनी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 40%। इसलिए ना कहते हैं बच्चों कि सोयाबीन की बरी इंसान को खाने से हमारा शरीर ताकतवर रहता है। शुद्ध सोयाबीन की बरी होनी चाहिए, आप उसका सेवन करो, प्रोटीन मिलेगा। अब ये जैव अणु का ही चैप्टर है, मतलब हमारे जीवन में उपयोगी आने वाले शब्द आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ना भी जरूरी है। जैसे प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? पहली बात तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन की अल्प मात्रा भी रहती है।
ये संगठन है बच्चों, मतलब संगठक के रूप में कार्य करते हैं। प्रोटीन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तो पानी पीते मिल ही जाता है, ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया करते हैं, नाइट्रोजन भी किसी न किसी पदार्थ से मिल जाता है बच्चों। सल्फर, सल्फर सबसे ज्यादा मिर्ची से मिल जाता है। कार्बन की मात्रा, हर पदार्थ में कार्बन, जैसे आप सेव खाते हो बच्चों, उसमें भी कार्बन रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत हर परसेंटेज हर एक भोजन से मिलता है। तो प्रोटीन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसकी खोज मुल्डर ने की थी बच्चों सन 1838 में। ये सब आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप केवल समझिए। ये जो अभी मैं नोट्स बच्चों आपको प्रोवाइड कर रहा हूं 6 से 7 पेज का है, जो आज अभी पढ़ने वाले हो। इन 6 से 7 पेज को आप लोग बेहतर नोट्स तैयार करेंगे। इसका यदि आपको नोट्स लेना है तो बच्चों ऑल चैप्टर के नोट्स ओनली 100 रुपीज में दिए जाते हैं। और अपना पर्सनल नंबर देता हूं हर बार 9685299149 9685299149। इस पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? प्रोटियोज शब्द से हुई थी, और प्रोटियोज का अर्थ होता है अति आवश्यक। इसके पहले हमने आपको बता ही दिया है कि प्रोटीन के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, हम जीवित नहीं रह सकते। तो प्रोटीन होता है बच्चों नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है, जो कि सभी जीवों और जंतुओं या पौधों में पाया जाता है। ये जो हमारे शरीर में पाया जाता है बच्चों, कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है ना, उसी में पाया जाता है, ठीक है। प्राणियों में थोड़ा सा अधिक होता है। जैसे हम मान लीजिए पौधे से अपनी तुलना करते हैं तो हमारे अंदर प्रोटीन की संख्या अधिक है, लगभग हमारे शरीर का 19% होता है। यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से वसा की कमी भी हो जाए तो हम थोड़ा सा कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, संभव भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोटीन की यदि कमी हो जाए तो हमारे जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सीधा फंडा, हम जीवित नहीं रह सकते बच्चों। ओके, तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो सभी जंतुओं और पौधों में पाया जाता है। लगभग पूरे शरीर का 19% भाग जीव जंतुओं में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की उत्पत्ति किससे हुई बच्चों? प्रोटियोज शब्द, प्रोटियोज की से क्यों लिया गया? क्योंकि अति आवश्यक है, इसलिए इसका नाम प्रोटीन पड़ा। और इसका नाम भाई मुल्डर, ठीक है, सन 1838 में इन्होंने दिया था भाई प्रोटीन शब्द के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति शब्द प्रोटियोज से हुई, अर्थात प्रथम या अति आवश्यक। प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि सभी जंतु तथा पादप के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मतलब सभी जंतुओं के कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये जो और आपको लिखना है तो आप लिखते चलिए, मैं बोल तो रहा हूं। सभी जंतुओं के कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। आगे लिखिए, प्राणियों में जो पौधों की तुलना में प्रोटीन अधिक होता है। जंतु शरीर का लगभग 19% भाग जो प्रोटीन का बना होता है बच्चों। ओके, प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुल्डर ने किया था 1838 में। किसने किया बच्चों? 1838 में मुल्डर ने, ठीक है। ये प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तथा अल्प मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। रासायनिक रूप से प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन का बहुलक है। मतलब एमिनो अम्ल आपस में जुड़ जाए तो प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं बच्चों, ठीक है। फिर आगे आप लोग, प्रोटीन का नाम मुल्डर ने सन 1838 में दिया। आपके बुक में क्या है बच्चों, आप लोग बताना, क्योंकि हमेशा फिर बाद में कमेंट करते हैं ना बच्चे कि सर हमारे बुक में ऐसा नहीं था, हमारे बुक में कुछ और था, ठीक है। तो ये लो बच्चा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए इतना। यदि आता है प्रोटीन किसे कहते हैं भैया, प्रोटीन किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधा लिखेंगे प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति प्रोटियोज से हुई थी, जिसका अर्थ है अति आवश्यक। प्रोटीन जो होता है उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जो सभी जंतुओं तथा पादप के कोशिकाओं में या प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में सल्फर से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से अमीनो अम्ल के संघनन के बहुलक से प्राप्त होता है। मतलब अमीनो अम्ल बहुत सारे, संघनन का मतलब क्या होना, जुड़ जाना। जब कई सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं, कुछ तो हाइड्रोजन बंध से, कुछ तो पॉलीपेप्टाइड बंध से, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाता है बच्चों, प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन का नाम मुल्डर ने सन 1838 में दिया। कार्य के बारे में आगे बात करेंगे। आगे चलें बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। लोग कहते हैं कि मांस खाने में कुछ भी नहीं मिलता है। अरे भाई 24% प्रोटीन पाया जाता है मांस खाने में। मछली खाते हैं 22.6%, तो मछली में भी आपका जैसे काजू बादाम खाते हो ना, काजू में 20%,
काजू में आपका 20 से 21% होता है, बादाम में 20% होता है। मांस खाने में ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मांस खाने में किसी का बड़प्पन या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ मैं आपको जैव अणु से संबंधित बता रहा हूं, क्योंकि भाई लगभग 20% लोग तो मांसाहारी है ही हैं अपने देश के, तो मांस खाने से एनर्जी मिलता है, समझ रहे हैं आप लोग। देख लीजिए जितने बॉडी बिल्डर हैं लगभग उसमें से 90% लोग 5 किलो 6 किलो डेली मुर्गा खा जाते हैं, ठीक है। मछली 2-4 किलो खा जाते हैं, अंडे 50-50 अंडे खाने का रिकॉर्ड रहता है उनका, उससे एनर्जी मिलता है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल एग से एनर्जी नहीं मिलता, मीट से एनर्जी नहीं मिलता, सभी से मिलता है। जैसे दूध से बहुत ही कम, सबसे कम प्रोटीन 5% दूध में। लो भैया मक्खन खाओगे, मक्खन खाओ, बल्कि मक्खन से सीधा चीज है ना, मक्खन 33%। आलू में तो कुछ प्रोटीन ही नहीं है, 0.2%, मतलब बहुत ही कम है, 2% कुछ भी नहीं है, है ना। मछली मांस में है। बाकी सबसे बढ़िया आप शाकाहारी हो तो उड़द का दाल, चना दाल, ठीक है, चना दाल, मूंग का दाल, अरहर का दाल, ये दाल का सेवन करना चाहिए व्यक्ति को। और फिर दिन सब्जी खाओ तो सोयाबीन की बरी की। चलिए बच्चों, कुछ अपने जीवन के बारे में जरूरी है बातें करना। इसके बाद हम वर्गीकरण की बात करते हैं। आणविक संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, एक फाइब्रस प्रोटीन जिसे रेशेदार प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसे पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ग्लो होता है बच्चों, यहां पर गो लिखा है, आप कभी कभी गो भी पा सकते हैं, ग्लो भी पा सकते हैं, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अभी मैं यहां पे लिख के आपको बता देता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओ कि सर हमारे बुक में कुछ इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, ये दूसरा है जिसका हम साधारण से नाम जानते हैं गोलिकाकार प्रोटीन। बढ़िया है, लिख लो भाई, गोलिकाकार प्रोटीन, ठीक है, गोलिकाकार प्रोटीन। ये देखिए फाइब्रस प्रोटीन जिसे हम रेशेदार प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रोटीन है बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन या गोलिकाकार प्रोटीन। ये संरचना के आधार पर होता है, संरचना के आधार पर बांटा गया। देखिए जैसे मान लीजिए किसी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है और प्रोटीन बच्चों एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाए, एक के साथ एक जुड़ जाए बच्चों, तो वहां पर जो बनेगा वो फाइब्रस प्रोटीन बनता है, रेशेदार। फाइब्रस का मतलब होता है रेशेदार। अब रेशेदार कैसे बनेगा, जैसे यहां पर देखिए हमारे पास एक इस प्रकार से मान लीजिए एक है, दूसरे के साथ बंध बना लिया और एकदम ये रेशेदार बन गया, तो ये आपका कैसा प्रोटीन नजर आया बच्चों, फाइब्रस प्रोटीन। यह कि मान लीजिए आपका एमिनो एसिड है, ये पहला एमिनो एसिड है, दूसरे के साथ बंध बना लिया, ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर मान लीजिए एमिनो अम्ल है बच्चों, है ना, एमिनो अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोजन या ये पेप्टाइड बंध से जुड़ गया। ऐसे ही मान लीजिए एक निश्चित श्रृंखला में जुड़ा रहेगा, तो ये किस प्रकार संरचना बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा आपका रेशेदार प्रोटीन। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशेदार प्रोटीन का मतलब ये होता है कि एक निश्चित क्रम में अगल बगल में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना ले, वो आपका रेशेदार प्रोटीन है। मतलब रेशेदार प्रोटीन के अणु लंबे धागे के समान होते हैं, ये लंबे धागे के समान जो अगल बगल स्थित होकर रेशे बनाते हैं, ये रेशे बन गया। ये आपको सिर्फ समझाने का बता रहा हूं, बाकी प्रोटीन की संरचना आपके सिलेबस में नहीं है। जो है जैसे डीएनए आरएनए की संरचना वो मैं पढ़ाऊंगा, जो काम की चीजें वो मैं पढ़ाऊंगा। प्रोटीन की संरचना ज्यादा आपके सिलेबस में ही नहीं कि प्रोटीन आज तक कभी नहीं पूछा गया है, तो हम उतने ही बात करेंगे बच्चों जो 12th के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से हो। हम बहुत डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं यार, जीव विज्ञान का नहीं हूं, इसलिए मुझे परेशान भी मत करना कि सर संरचना पढ़ा दो। अभी सिर्फ समझो कि जैसे मान लीजिए जिनसे मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि एमिनो अम्ल का संघनन हो जाए तो प्रोटीन बन जाता है, मतलब कई सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाए तो आपके प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। अब जब ये जो एमिनो अम्ल है एक दूसरे के अगल बगल जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बना देते हैं बच्चों, तो वो आपका रेशेदार प्रोटीन हो जाता है, जिसे हम फाइब्रस प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखिए केराटिन फाइब्रस प्रोटीन के रूप में त्वचा, बाल, नाखून आदि में पाया जाता है। हमारे शरीर में जैसे आप देखिए ये नाखून है, ये नाखून है, इसमें केराटिन पाया जाता है बच्चों। क्या, केराटिन फाइब्रस प्रोटीन के रूप में कहां कहां पाया जाता है फाइब्रस प्रोटीन के रूप में, तो त्वचा में, बाल में, जैसे जानवर के सींग में, ऊन में, पंखों में, ठीक है, इनमें पाया जाता है बच्चों। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि लगभग फाइब्रस प्रोटीन का उदाहरण है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं, ज्यादा लिखना भी नहीं यार, उतना ही लिखो जो एग्जाम के पर्पज से। इसे तो हम चाहें तो एक पेज लिख सकते थे, लेकिन नोट्स है ना प्रॉपर, जो 12th के हिसाब से है, जो आपके काम का है, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। दूसरा बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसे आप एल बना लो, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन।
इन प्रोटीनों में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला स्वयं के चारों ओर इस प्रकार से घूम जाते हैं जिससे पूरे प्रोटीन अणु का आकार गोलाकार हो जाता है। मतलब एक गोलाकार आकार बनता है इससे। श्रृंखला का घूमना इस प्रकार होता है कि लियोफिलिक भाग अंदर की ओर तथा हाइड्रोफिलिक भाग बाहर की ओर स्थित हो जाता है। कुल मिलाकर के बच्चों रेशेदार का प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि जब एमिनो एसिड एक दूसरे के बगल में एक लंबी चेन बना ले तो आपका गोला गोला बन जाता है बच्चों, वो गोलिकाकार प्रोटीन हो जाता है। लेकिन जब चारों ओर एकत्रित हो जाए, बंद बन जाए, पॉलीपेप्टाइड से बंद बन जाए और एक बिल्कुल गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई देने लग जाए, एक फुटबॉल जैसी संरचना दिखाई, एकदम गोला गोला दिखने लग जाए, तो आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन शरीर के किस भाग में काम करते हैं? तो जैसे देखिए, कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं वो सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं और जैविकीय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन हमारे शरीर के अग्नाशय से प्राप्त होता है, जो कि क्या करता है बच्चों, जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने में मदद करता है। यदि हमारे शरीर में इस इंसुलिन की कमी हो जाए, बोले थे ना प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी और वही ग्लूकोज जब नहीं टूटेगा तो आप डायबिटीज के शिकार हो जाओगे। डायबिटीज मतलब शुगर के पेशेंट बन जाओगे और जब शुगर के पेशेंट बन जाओगे तो किडनी में इफेक्ट आएगा, किडनी खराब हो जाएगा बच्चों, लंग्स में इफेक्ट डालता है और आप अंततः समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों। इसीलिए कहते हैं ना हमारे शरीर के लिए ये जो प्रोटीन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत ही आवश्यक है पाचन की क्रिया के लिए, तो और अत्यंत सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। देखिए ना, जैविकीय अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने में विशेष मदद करता है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, दोबारा समय नहीं मिलेगा भाई साहब। चलिए, कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन उपापचय अभिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे इंसुलिन रक्त शुगर को नियंत्रित करता है, अभी मैं इसके बारे में बता ही दिया। कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंटीबॉडी के रूप में समान कार्य करता है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी प्रकार से आपके शरीर में कोई वायरस अंदर घुस गया, तो जिस प्रकार से हमारे भारत देश के बॉर्डर में सैनिक लगे होते हैं, सैनिक क्या करते हैं? बाहर से आने वाले आतंकवादियों को रोकते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? मुठभेड़ करते हैं और लड़ते हैं, उनको मार गिराते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कुछ वायरस एंट्री कर गया। अब वायरस जाएगा तो ब्लड में जाएगा सीधा, वहां पे होते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करते हैं? उस वायरस को नष्ट करते हैं। जिस प्रकार से सैनिक हमारे देश की रक्षा को करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के जो पहरेदार हैं वो एंटीबॉडी होता है बच्चों, ठीक है, वो एंटीबॉडी। तो इसी प्रकार से जो कई सारे हमारे पास एंजाइम या कई सारे हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी का कार्य करते हैं और बाह्य खतरों के विरुद्ध जो भी हमारे शरीर में मान लीजिए बाहर से कोई वायरस आता है उसे नष्ट करने का काम करते हैं। चलिए, इसका अंतर, वैसे इसके बारे में समझ ही गए होंगे तो अंतर तो यूं आसानी से कर लेंगे बच्चों। देखिए, रेशेदार प्रोटीन में क्या होता है? एक लंबी श्रृंखला होती है, एमिनो अम्ल के संघनन से बनता है। अब ये एमिनो अम्ल के क्रॉस बंधित संघनन से बनता है, ये रेखीय संघनन से बनेगा सीधा सीधा, और ये क्रॉस टेढ़ा मेढ़ा होगा तभी तो गोलिकाकार बनेगा। ये प्रबल अम्लों व क्षारों में विलय होता है तथा समान विलायक H2O में अविलय होगा। मतलब अम्ल और क्षार में विलय रहेगा रेशेदार प्रोटीन, लेकिन बच्चों H2O में अविलय रहेगा। ये देखिए, ये जल में भी, अम्ल में भी, क्षार और लवण में सभी में विलय होता है। ठीक, रेखीय प्रोटीन श्रृंखलाएं एक दूसरे के अंतराणविक हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं और ये बच्चों प्रोटीन अणु के त्रिविमीय आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा स्थायी होते हैं। यदि बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये बुक आपके ये अंतर आपके बुक में मिल जाएगा, तो हर एक बुक में आपको अंतर नहीं मिलता है। जो इसमें मैं पूरा एक एक पॉइंट लेकर आया हूं, जब नोट्स तैयार किया जाता है ना बच्चों आपको पढ़ाने के लिए, एक ही बुक का सहारा नहीं लिया जाता है। तो विधिवत नोट्स तैयार करने का कारण यही होता है कि कोई बच्चा पढ़े तो उसे बेहतर समझ में आए। तो कांटेक्ट नंबर इसलिए दे दिया गया है 9685299149, है ना, 9685299149। इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। अभी तो हमारा अंतर हुआ है बच्चों, रेशेदार प्रोटीन को आपने समझ लिया कि जो एमिनो अम्ल के संघनन से होगा, लेकिन जो रेशेदार प्रोटीन है रेखीय संघनन है, ये क्रॉस संघनन से होता है। ये अम्ल क्षार में विलय होता है जबकि पानी में अविलय होता है। जबकि ग्लोब्यूलर की बात करें तो ये बच्चों पानी में भी विलय होता है। ये प्रोटीन जो होते हैं बच्चों एक दूसरे के अंतराणविक हाइड्रोजन बंध से बनता है, ठीक है, और ये त्रिविमीय आणविक हाइड्रोजन बंध से बनता है। तो ये आप लोग अंतर लिख लें भाई। इसको अब समझाने की क्या भाई, कुछ चीजें तो याद करना ही पड़ेगा।
ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर है बच्चों। प्रोटीन के कार्य में चलते हैं। यदि संयुग्मी प्रोटीन कभी नहीं पूछा गया है ना। व्युत्पन्न प्रोटीन का वर्गीकरण बिल्कुल नहीं पूछा गया है, इसलिए इसे ना भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बच्चों। अब भाई जो काम का चीज है उसे तो मैं कहूंगा पढ़ना पड़ेगा, और जो बिल्कुल एग्जाम में नहीं आता है, जैसे जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, और भाई साहब बहुत सारे हैं। जल अपघटन के आधार पर सरल प्रोटीन होता है, संयुग्मी प्रोटीन होता है, ठीक है, और बच्चों आपके में व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये आपको संयुग्मी प्रोटीन नजर आ रहा है, ये व्युत्पन्न प्रोटीन है। ये सब किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। तो यदि मैं आपसे कह दूं जल अपघटन के आधार पर जो वर्गीकरण है मुख्य रूप से 3 है बच्चों। एक तो सरल प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबिमिन, प्रोलामीन्स, ग्लूटीन, हिस्टोन, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। दूसरा संयुग्मी प्रोटीन हो जाता है, तीसरा आपका व्युत्पन्न प्रोटीन हो जाता है। तो आप लोगों को यदि थोड़ा सा संयुग्मी प्रोटीन के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं, ये प्रोटीन जल अपघटन के बाद अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ बिना प्रोटीन का भाग भी देता है। यह प्रोटीन विहीन भाग प्रास्थेटिक समूह कहलाता है। मतलब ऐसे प्रोटीन जो जल अपघटन के बाद एमिनो अम्ल दे देते हैं, ठीक है, ये चीज है बच्चों यहाँ पर। हालांकि इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि व्युत्पन्न प्रोटीन्स की बात करें तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो मेन टास्क है बच्चों वो रहेगा आपका प्रोटीन के कार्य, इसे आपको पढ़ने की जरूरत है। जो एग्जाम कि आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम के पर्पज से बच्चों, बोर्ड एग्जाम को टारगेट में रखते हुए। ठीक, तो चलिए प्रोटीन के कार्य देखते हैं। पहला हीमोग्लोबिन। जब आपका मान लीजिए टेम्परेचर अधिक होता है, आपके शरीर में किसी प्रकार से बीमारी आ जाती है, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है कि कितना परसेंटेज है। यदि कम हुआ है तो बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, साधारण जो मरीज होता है उसको बोलते हैं भैया तुम क्या खाओ, सेब खाओ। और सबसे बेस्ट तो लोग कहते हैं कि जो अनार होता है ना बच्चों, उसका जूस पियो, फल फूल का जूस पियो, उसी से हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में। जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि पालक का पत्ता जो होता है बच्चों वो सुबह खाना चाहिए, उसमें आपका आयरन की मात्रा होती है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन का मेन मुख्य रूप से जो तत्व होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी मतलब प्रोटीन्स की कमी, यानी हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यह रक्त में पाया जाता है तथा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी यौगिक बनाता है। तो फेफड़ों से विभिन्न ऊतकों तथा ऑक्सीजन तक संवहन करता है। देखिए हीमोग्लोबिन की परसेंटेज यदि कम हो गई तो हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को, हम जैसे श्वसन की क्रिया करते हैं, फेफड़े तक ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। देखिए ना, ऑक्सीजन के साथ मिलता है तुरंत, क्योंकि ऑक्सीजन की जो आप श्वसन की क्रिया करते हो तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर के ब्लड के साथ ही मिलता है। मतलब वो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक स्थायी यौगिक बनाता है। और हमारे शरीर के विभिन्न ऊतक, देखिए ना, फेफड़े से विभिन्न ऊतक, ऊतक मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर के विभिन्न भाग, ठीक है, विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन का संवहन करता है। इसलिए भैया हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे जीवन के लिए और हमारे शरीर के लिए। तो प्रोटीन के कार्य बच्चे सभी के सभी प्रोटीन है। मायोसिन जो होता है यह मांसपेशियों में पाया जाता है तथा यह मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। जैसे आप हाथ को मोड़ पा रहे हैं, सिर को हिला पा रहे हैं, ठीक है, घुटने से आप क्या करते बच्चों, अपने पैर को मोड़ पा रहे हो, तो ये सब किसके कारण होता है? मायोसिन के कारण। आपको 4 प्रोटीन तैयार करना, जैसे आपने 2 वैसे याद हो जाएगी, ये तो सरल ही है। पेप्सिन क्या है? यह शरीर के आहार नाली के आमाशय में पाया जाता है तथा भोजन के पाचन में सहायक होता है। रेनिन, पेप्सिन ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। फाइब्रिनोजेन यह रक्त में पाया जाता है तथा यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए आपका शरीर कहीं पे मान लीजिए चोट लग गया आपके शरीर में, अचानक सा मान लीजिए ब्लेड जो होता है ना, नाखून काटते समय आपका हाथ ही कट गया, या कि सब्जी काटते समय आपका उंगली कट गई, कुछ भी हो जाए, मतलब किसी प्रकार से आपके शरीर में चोट आ जाए, घाव बन जाए, रक्त निकलने लग जाए, तो ये तुरंत फाइब्रिनोजेन आता है, तुरंत आता है और रक्त का थक्का बनाता है, सेकंडों के अंदर आ जाता है। इसलिए कभी भी आप यही कोशिश करें, मैं आपको एक सजेशन देता हूं, जैसे आपको मान लीजिए कहीं पे शरीर में घाव लग गया, चोट लग गया, उसको आप दबा लो। दबाने से क्या होगा बच्चों, जो भी वहां पे फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है वो आकर के थक्का बनाने का काम करेगा। ऐसा नहीं है कि
ब्लड आया फिर उसको पूछो, ब्लड आया फिर उसको पूछो, इस तरीके से थक्का नहीं बन पाता है। और थक्का बनना जरूरी है, थक्का बनने से क्या हो जाता है, फिर वहां से ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनाता है। अब आप कहोगे सर अंदर क्यों नहीं बना देता, अंदर भी एक होता है हिपेरिन, हिपेरिन नामक प्रोटीन बच्चों। ये क्या करता है, हिपेरिन जो क्या करता है वो रक्त को जमने से रोकता है। अंदर की बात करता हूं, शरीर के अंदर जो हिपेरिन है वो प्रोटीन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, मतलब वो क्या करता है रक्त को थक्का बनने से रोकता है, इसलिए तरल अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही रक्त बाहर आता है तो ये फाइब्रिनोजेन एक्टिव हो जाता है, बोले अरे भैया तुमको बाहर चले गए, तुम ठीक है, हम थक्का बनाते हैं, अब हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये फाइब्रिनोजेन का काम होता है। एंजाइम सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं जो विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं। एंजाइम का टॉपिक अलग है, उसको फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन यह यकृत में संश्लेषित होता है तथा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बिलिरुबिन लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद अगला है रक्त प्रोटीन, इसके अंतर्गत प्लाज्मा प्रोटीन एवं हीमोग्लोबिन होते हैं। मतलब ये जो रक्त प्रोटीन होता है, रक्त प्रोटीन का मतलब ये है प्लाज्मा प्रोटीन एवं हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन प्लाज्मा और विभिन्न छोटे छोटे जो प्रोटीन है इनका मिलाकर जो मतलब एक प्रकार से ब्लड है पूरा, वो पूरा एक प्रकार से प्रोटीन है जिसे रक्त प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो अब कार्य, अब आप सोचोगे कि हमारे बुक में मिल जाए, हो सकता है आपके बुक में ना मिले। ऐसे टॉपिक्स बच्चों बुक्स में मिलते ही नहीं है, सिस्टमेटिक रूप से आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, ठीक है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन एंजाइम, आपको 4 प्रोटीन तैयार करना, प्रोटीन के कार्य सीधा आता है, 4 प्रोटीन का नाम लिखो तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, मायोसिन हो, पेप्सिन, फाइब्रिनोजेन, एंजाइम। ये हमारे जीवन से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित भाई, तो इसको तो ऐसे भी यार यदि 1 से 2 बार सुन लिए, 1 से 2 बार पढ़ लिए, मैं गारंटेड कहता हूं बन जाएगा। इसे रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम अपने जीवन से रिलेट कर पाते हैं, अपने शरीर से इसको रिलेट करके पढ़ते हैं कि हाँ भाई जब हमारा ब्लड बहता है शरीर का, मतलब कहीं पे घाव लग गया, शरीर कट गया तो वहां से ब्लड निकलने लगता है तो वास्तव में थक्का बनता है। अब थक्का बनता है भाई तो थक्का बनने में कोई ना कोई मदद करता होगा, यही जो फाइब्रिनोजेन है। अब हमने कहा भाई साहब जो पेप्सिन है हमारे शरीर में आमाशय में, भोजन में, पाचन में सहायक करता है। हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को विभिन्न ऊतक तक ले जाता है, मतलब शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो ऐसे में कार्य आपसे बन जाना चाहिए। ओके बच्चों, अब हमारा जो है आज का आखिरी बिंदु है प्रोटीन का विकृतीकरण। काफी महत्वपूर्ण। विकृतीकरण का मतलब होता है मूल स्वरूप का नष्ट हो जाना, मूल स्वरूप का नष्ट हो जाना, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन बंध से बना हुआ है, अब भाई साहब उसको यदि आपने गर्म कर दिया या मान लीजिए बाहर के ऊष्मा के प्रभाव से उसका वो संरचना नष्ट हो गया तो कहला गया प्रोटीन का विकृतीकरण। सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जो अंडा खाता है उसके लिए, जो देखा है उसके लिए। आजकल तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स सब देखते हैं, वो खाए चाहे ना खाए लेकिन अपने से ही वो शॉर्ट आ जाए। भैया यूट्यूब पे तो यही होता है, आपके मोबाइल पे आ ही जाता है। तो आपने कभी देखा है आमलेट बनाते? नहीं देखा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना यार। सरल सा उदाहरण, जब आप अंडे को फोड़ोगे तो बीच वाला जो भाग होता है वो एल्ब्यूमिन का बना होता है, वही है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। जब उसको गर्म कर दोगे तो बिल्कुल आलू जैसा बन जाता है, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? पहले जब आप उसको फोड़ोगे तो पीला वाला भाग एकदम वो लिक्विड, एकदम लचीला पदार्थ जैसे इधर उधर भागेगा, लेकिन जैसे उसको गर्म करोगे बच्चों तो एकदम वो बन जाएगा एक आलू जैसा भाग। तो कहीं ना कहीं उसके संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसकी मूल आकृति नष्ट हो जाती है। तो विकृतीकरण का मतलब समझ रहे हो ना कि भाई साहब मूल आकृति का नष्ट होना ही विकृतीकरण हो जाता है। सबको देखे होंगे आप लोग, मान लीजिए खाना पीना बनाते समय, और नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर चेक ही कर लेना। देखिए आपको लिखना कैसे है, प्रोटीन के मूल स्वरूप को नष्ट करना ही विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से प्रभावित होता है। प्रोटीन को गर्म करने अथवा रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर इनकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। ये विकृत स्कंदित हो जाते हैं, अभिलेय हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का हम विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विकृतीकरण। देखिए आगे देखिए,
विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। अब आपके सिलेबस में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि संरचना होता आपके सिलेबस में तो इसकी प्राथमिक संरचना, फिर द्वितीयक और तृतीयक संरचना में पढ़ा देता। जो काम का है बच्चों उतना मैं करा रहा हूं। जब अंडे को उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखा जाता है तो अंडे की प्रोटीन अभिलेय रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे प्रोटीन स्कंदित हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। सभी प्रोटीन्स प्रकाश सक्रिय होते हैं। प्रोटीन जल में कोलाइड तंत्र बनाते हैं। प्रोटीन उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो ये चीजें आपको यदि तैयार करना तो कर सकते हैं। मुख्य रूप से विकृतीकरण आए तो इसको लिख देना, इतना लिख दोगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। और फिर उदाहरण में आप लोग इसको लिख देना कि विकृतीकरण में प्राथमिक संरचना नहीं बदलता, द्वितीयक और तृतीयक संरचना बदलता है। जैसे अंडे को उबालने से वो रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। बस इतना ही कहानी था आज का। आधे घंटे का समय लिया, लेकिन उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को बेहतर रूप से ये प्रोटीन से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग लिख के आएंगे। अब ऐसे बहुत सारे प्रोटीन से, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कीरेटिन लिख लो। जिसको लिखना है बेहतर तैयारी करना है। रक्त में कौन सा पाया जाता है, तो सीरम एल्ब्यूमिन लिखो भाई। अंडा में अंड एल्ब्यूमिन पाया जाता है। मिल्क में लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। रक्त में सीरम ग्लोब्यूलिन, ऐसे भाग पाए। गेहूं में बच्चों ग्लियाडिन पाया जाता है, ठीक है। ग्लूटेनिन भी गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेनिन, ग्लियाडिन लिखना है तो लिख लो। आर्जिनिन चावल में पाया जाता है। बाकी तो किरेटिन की बात आपने पहले ही समझ लिया भाई, बाल और नाखून पाया जाता है किरेटिन फाइब्रस प्रोटीन के रूप में। फाइब्रस प्रोटीन मतलब रेशेदार प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। कार में आप लोगों को 4 प्रोटीन लिखकर उसके कार लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा बच्चों। और एमिनो अम्ल फिर हम पढ़ाएंगे, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण, पेप्टाइड बंध, इस जो सिलेबस में जो है आपके में, एंजाइम किसे कहते हैं, विटामिन किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो संपूर्ण चीजें हम आपको कराएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले जो भी हमने वीडियो लेक्चर दिया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे बच्चों, प्लीज डाउनलोड जरूर करें और बच्चों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही फिलहाल, मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।